हेलो दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम क्लास 7th का चैप्टर 6 करेंगे, जो है कम्युनिकेशन मीडियम, संचार माध्यम। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि संचार माध्यम क्या होता है और वो कैसे हमारी धारणाओं को बदलते हैं और हमें कैसे किसी न्यूज़ को या विज्ञापन को उससे विश्लेषित करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसके विभिन्न दृष्टिकोण को समझ सकें। संचार माध्यम संतुलित क्यों नहीं हो पाते हैं, उनको भी थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म देखते हैं जिसको बोलते हैं मीडिया। ठीक है, मीडिया जो टर्म है ये अंग्रेजी शब्द जो है मीडियम से है। ठीक है, मीडियम शब्द का ये बहुवचन है मीडिया। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न तरीके, जितने तरीके से हम अपना समाज में अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वो सभी मीडिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लो कि संचार होता है अपनी बातों को, अपने विचारों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना। ठीक है, उसमें एक इंसान है जो भेज रहा है, दूसरा इंसान है उसको रिसीव कर रहा है। ठीक, तो जिस तरीके से वो प्राप्त कर रहा है, या डायरेक्टली मौखिक या रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है संचार माध्यम। ठीक है, जब यही नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, सोर्स जो है यहाँ से जो रिसीवर्स हैं, अगर रिसीवर्स बहुत ज़्यादा मास लेवल पे बढ़ जाते हैं, जिनकी संख्या लाखों तक अगर पहुँच जाती है, देश विदेश तक के जो जन समूह है वहाँ तक पहुँच जाती है, तो इसको मास मीडिया कहा जाता है, जन संचार माध्यम कहा जाता है। ठीक है, तो मीडियम का अर्थ क्या है कि हम कौन कौन से मीडियम जो संचार माध्यम के लिए यूज़ करते हैं उसको मीडियम कहा जाएगा। ठीक है, इसलिए कि जैसे मान लो कि हम फ़ोन से बात करने से लेके जो हम टीवी में शाम को देखते हैं, वो सारा चीज़ हमारा, रेडियो, टीवी, अखबार, वो सब कुछ हमारा संचार माध्यम के, कम्युनिकेशन मीडियम के अंतर्गत आता है। तो अगर उसको एक डेफिनेशन में देखा जाए तो सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, संचार के अन्य साधन के लिए प्रयोग में लाए गए जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मीडिया है। ठीक, अब देखते हैं संचार माध्यम और उसमें कौन कौन सी तकनीक हम लोग यूज़ करते हैं। तो संचार माध्यमों के लिए, अब जैसे मान लो आजकल ये है कि हम लोग इतना फैमिलियर हो चुके हैं या हमारी जीवन का इतना हिस्सा बन चुका है संचार माध्यम, कि जैसे मान लो कि हम सुबह उठते ही हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि हाँ, इंस्टा में क्या रील चल रहा है, यूट्यूब में क्या चल रहा है, तो ये सब कुछ हमारा संचार माध्यम ही है। ठीक, लेकिन जो केबल टीवी और इंटरनेट का जो आजकल यूज़ चल रहा है, ऐसा हमेशा से नहीं था। ये लगभग हाल ही में जो 20 वर्ष हुए हैं, पिछले 20 वर्षों में ही ये सब इतना व्यापक रूप में हुआ है। और जनसंचार माध्यमों के प्रयोग में आने वाली जो वो प्रौद्योगिकी होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, हमेशा बदलती रहती है। आपने देखा होगा कि पहले प्रिंट मीडिया, पेपर में, न्यूज़पेपर, अखबार में पेपर आता था। उसके बाद अभी आजकल क्या है कि लोग पेपर बहुत कम मंगवाते हैं, लोग अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक ई पेपर को यूज़ करते हैं, उससे ही न्यूज़ पढ़ते हैं। या फिर बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स आ गए हैं जो आपको न्यूज़ की समरी दे देते हैं। ठीक है, अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, ये इनका ये है कि ये बहुत लाखों लोगों तक पहुँचते हैं। अभी लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी तकनीक यूज़ करते हैं उसके हिसाब से इनका नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर प्रिंट मीडिया आता है, जहाँ पर छपे हुए अक्षर या बुकलेट के हिसाब से हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो उसमें आते हैं अखबार आएगा या मैगजीन जो आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं, तो इनको बोलते हैं छपा हुआ माध्यम, प्रिंट मीडिया। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा टीवी हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, और फ़ोन भी हो सकता है। और इसमें अगर आप डिफरेंट इंटरनेट मीडिया की बात करोगे तो इंटरनेट में हमारा सोशल मीडिया आता है। सोशल मीडिया में अ, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म है उनसे भी हम लोग सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, अब इन टेक्निक, जो हम लोग तकनीक यूज़ करते हैं, इन तकनीकों को लगातार इनको ग्रो होने में समय लगा। ऐसे नहीं कि अचानक से आए और चीज़ें डेवलप हो गई। धीरे धीरे हम लोग प्रिंट मीडिया से आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो संचार है हमारा सोशल मीडिया तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, अब तकनीकी और मशीनों को जो लगातार बदला जाता है, वो उसको बनाने के पीछे लोगों का क्या माध्यम होता है, मतलब वो क्या, मतलब बदल के वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि हमारी पहुंच बहुत लोगों तक पहुंचे, बहुत दूर तक हम अपना मैसेज पहुंचा सकें। इसलिए वो डिफरेंट तकनीक और मशीनों का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे एक तो सबसे पहली चीज़ की ध्वनि जो है, जो ध्वनि, जो साउंड आता है उसकी क्वालिटी बढ़ती है, पिक्चर क्वालिटीज़ बढ़ती है, चित्रों की गुणवत्ता इसमें सुधार होता है। और दूसरा कि उसका वास्तविकता इतनी बढ़ती है ताकि जो लोग हैं ना उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उनके सोचने के तरीकों में परिवर्तन आता है। ये सबसे बड़ा चेंज है जो उनके जो मोटिव को सिद्ध करता है। ठीक है, सोशल मीडिया से केवल हमें मैसेज ही नहीं देते, हमारी विचारधारा, हमारे सोचने का तरीका, उन सब पे हावी होते हैं वो। ठीक है, और जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमें अगर एक दिन भी इंटरनेट का शटडाउन होता है, सरकार या किसी वजह से, किसी भी चीज़ से होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ज़िंदगी कुछ रह ही नहीं गई। ठीक है, और टेलीविज़न एक ऐसा, मतलब एक विंडो की तरह काम करता है कि जैसे हम लोग खिड़की बाहर खोले, दरवाजे, मतलब अपना घर की जो खिड़की अगर हम खोलते हैं तो हमें देखते हैं कि बाहर खिड़की के सारा संसार सा दिखता है। वैसे ही टेलीविज़न हमारा हो गया है कि हम एक टेलीविज़न खोलकर पूरी दुनिया को उसमें देख सकते हैं।
मतलब अमेरिका या जापान या जर्मनी या वहाँ पे कोई भी चीज़, कोई न्यूज़ अगर हो रही हो तो हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, मनोरंजन के कार्यक्रम जो भी चीज़ देखते हैं, आप देखते हैं एचबीओ में हम लोग यूएस के टीवी चैनल सीरीज वगैरह देखते हैं, और अगर जो भी कार्टून टीवी चैनल हम लोग देखते हैं वो ज़्यादातर जापान या यूएसए में बने होते हैं। ठीक। और जैसे कि साइक्लोन वगैरह आते हैं अमेरिका में या जापान में, तो उनका हम लोग लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत दूर यहाँ से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको देख पाते हैं। ठीक है। और तो इस तरह से आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन हो सके। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक है, और यदि आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लें। अब देखते हैं कि संचार माध्यम और धन क्या रिलेशन है इसका। तो जैसे हम लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न में न्यूज़, कोई वक्ता है जो न्यूज़ पढ़ रहा है, ठीक है, समाचार वाचक जो है। तो अब जैसे वो न्यूज़ पढ़ रहा है तो केवल वही नहीं है जो टेलीविज़न चैनल चला रहा है, न्यूज़ चैनल चला रहा है, उस न्यूज़ को लिखने में, उसको वहाँ से इकट्ठा करने में, और जो पढ़ने के लिए, बोलने के लिए जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसको जो भेजने के लिए सेटेलाइट से नेटवर्क भेजा जा रहा है, और वहाँ पर जो लाइटिंग है, कैमरे हैं, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे स्टाफ होता है। तो केवल एक इंसान नहीं है जो उस चीज़ को चला रहा होता है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उन सबको वेतन देना पड़ता है। अब जब सबको वेतन देना पड़ेगा तो उनके पास पैसे का कुछ सोर्स तो हो ताकि वो अपना ये चैनल चला सके। ठीक है, तो उसमें अब क्या है कि लगातार टेक्नोलॉजी भी चेंज होती चली आ रही है, तो उसमें भी उसको नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए उसको बहुत सारा धन चाहिए होता है। तो वो टीवी चैनल्स जो हैं या समाचार पत्र के जो संस्थान होते हैं वो किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का सहारा ले लेते हैं या फिर उन्हीं के द्वारा खोले जाते हैं ताकि उनको पैसे की कमी ना हो। और ये व्यापारिक संस्थान ऐसा करते हैं कि उन्हीं चैनल के माध्यम से अपना ऐड कराते हैं प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का ऐड कराने से उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती है कि बार बार वो ऐड आपको दिखता है। हर क्रिकेट मैच में देखते हैं कि हर ओवर के बाद आपको ऐड दिखता है। कोई भी आपका जो न्यूज़, कोई भी प्री आपका जो टेलीविजन कार्यक्रम चलता है तो उसके बीच में, या आपको मूवी आती है तो उसके बीच में आपको ऐड दिखाई देते हैं। तो उनका मोटिव ये होता है कि बार बार उन ऐड को दिखाकर लोगों को उसके प्रति लुभाया जाए ताकि वो घर से जाकर बाहर उनको परचेज करें और वहाँ से फिर वो पैसा उनको फिर से डायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये व्यापारिक संस्थान है, इन्होंने इस समाचार एजेंसी को अपना विज्ञापन दिया। इनके विज्ञापन के द्वारा लोगों ने इसको देखा और फिर से सामानों को खरीदा, और इन सामान से जो पैसा इकट्ठा हुआ वो फिर उन्हीं व्यापारिक संस्थानों को वापस मिल गया। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। ठीक है, तो अब जो समाचार पत्र के जो संस्थान हैं या जो टीवी चैनल हैं वो विज्ञापनों के माध्यम से ही अपना पैसा कमाते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक टीवी चैनल 10 सेकंड के लिए जो विज्ञापन देता है उसमें उस विज्ञापन की लोकप्रियता के हिसाब से, ठीक है, जैसे मान लो जिस चीज़ का वो विज्ञापन दे रहा है, जैसे मान लो एप्पल है या फिर कोई नाइक का शूज़ वगैरह है, तो इन कंपनी की ब्रांड और इनकी लोकप्रियता के हिसाब से उस 10 सेकंड के लिए 1000 रुपये भी लिया जा सकता है और 1 लाख रुपये भी। ये वैरी करता है पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से। ठीक है, अब संचार माध्यम और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है कम्युनिकेशन मीडिया से, उसको देखते हैं। अब लोकतंत्र में क्या होता है कि देश या संसार में जो भी चीज़ें, हमारी घटनाएं होती रहती हैं, उसका जो न्यूज़ है वो सब हमें संचार माध्यम से हमें मिलता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि नागरिकों को, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, उन सब लोगों को जो देखते हैं उनको ये पता चलता है कि सरकार हमारी किस तरह से काम करती है। और जिस तरह से सरकार काम करती है और जिस तरह के काम उन्होंने बोले थे कि हम सेलेक्ट जब चुन के आएंगे तो हम ये काम करेंगे, अगर उस हिसाब से वो लोग काम नहीं करते हैं तो जनता क्या करती है कि संबंधित, जैसे मान लो कि हेल्थ मिनिस्ट्री का वो काम है, ठीक है, लेकिन फिर से वहाँ ठीक से काम नहीं हो रहा है, पानी की व्यवस्था सही से नहीं हो रही, इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, तो लोग डायरेक्टली संबंधित मंत्री को लेटर लिख सकते हैं, या फिर अपने इलाके से जो उन्होंने विधायक या सांसद, एमएलए, एमपी जो चुने हुए हैं उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आप अपने निर्वाचित क्षेत्र में ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यह सार्वजनिक विरोध के द्वारा, लोग शांतिपूर्ण जो विरोध करते हैं उसके द्वारा, या हस्ताक्षर अभियान के द्वारा। हस्ताक्षर अभियान बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, मतलब मान लो कि कोई स्कूल की ज़रूरत है, प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूल की ज़रूरत है, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक अभियान चलाया, सब लोगों के साइन लिए और उस पर ये निवेदन किया कि ये स्कूल वहाँ पर होना चाहिए। तो ये फिर वहाँ के डीएम या एसपी, इस तरह से चीज़ें प्रोसेस होकर ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सरकार के कार्यों का लोगों को पता चलता है और लोग उस तरह से अपने निर्णय बदलते हैं, या फिर उनको सरकार को मतलब आग्रह करते हैं कि आपने जो कदम लिया है उसको परिवर्तित करिए जिससे कि सही निर्णय लिया जा सके। ठीक है, अब ये बेसिकली जानकारी देने का काम करता है संचार माध्यम। ठीक है, अब जानकारी देने का काम करता है तो इसमें जानकारी दोनों तरीके से होनी चाहिए।
पॉजिटिव भी होना चाहिए और निगेटिव भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। अगर सरकार कोई कदम लेती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने अच्छी की है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने नहीं की है, वो दोनों मुद्दे पे होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा न्यूज़ मिलता है हमको तो उसको बोलते हैं संतुलित संचार माध्यम। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कैसे कोई न्यूज़ संतुलित होती है या कैसे कोई मीडियम जो है, संचार माध्यम जो है वो संतुलित होता है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ बताई गई है कि दिल्ली के जो प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने हैं उनको जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ से बाहर हटाने का एक नियम लाया गया है और कारखानों को बोला गया है कि अब वो बंद कर दें क्योंकि उनके कारखानों से प्रदूषण फैलता है। ठीक, अब ये जो आर्टिकल है ये एक न्यूज़ चैनल की कटिंग है, न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इसमें ये बताया गया कि कारखानों और मालिकों ने मतलब हिंसात्मक विरोध किया है, ठीक है, जिससे कि शहर की गतिविधियों में रोक लग गया है, सड़कों में जाम लग गए हैं और बहुत सारे लोग इस वजह से अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारखाने मालिक मजदूर सड़क सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को जो बंद करने का निर्णय लिया सरकार ने उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और सरकार ने यद्यपि कुछ ये निर्णय है बहुत जल्दीबाजी में लिया है, फिर भी विरोधियों को काफ़ी समय से ये पता था कि ऐसा इकाइयाँ ये जो हैं वो गैर कानूनी है। ठीक है, इन इकाइयों को बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर कम होगा। और जो एक ये गणमान्य है नागरिक श्री जैन, इन्होंने कहा कि हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ ये भी आवश्यक है साफ सुथरा हरा भरा रहे और प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाए। अब ये न्यूज़ जब हम आप पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन लोगों का जो जो ये जाम कर रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का, ये गलत ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके कारखाने नुकसान करा रहे हैं और सरकार का जो निर्णय है वो पूरी तरह से सही है कि इनके कारखानों के द्वारा प्रदूषण हो रहा है और शहर में साफ सुथरा हरा भरा माहौल होना चाहिए और इन कारखानों को जो प्रदूषण फैलाते हैं आवासीय क्षेत्र से दूर स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें केवल एक पक्ष पता चलता है कि सरकार ने अच्छा किया है, ये सरकार के पक्ष में ये आर्टिकल जा रहा है। ठीक है, दूसरा है इंडियन डेली की रिपोर्ट। इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया कि कारखानों के बंद होने से घोर अशांति है। शहरी आवासीय क्षेत्र से 1 लाख कारखानों के बंद होने की वजह से गंभीर समस्या का रूप ले रहा है। सोमवार को हजारों कारखाने मालिक कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताते हुए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि उनकी रोजी रोटी छिन गई है और ये गलती नगर निगम की है क्योंकि आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखानों को वो लाइसेंस देते रहे। ठीक, और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए और जहां पर उन्होंने कहा है कि इसको बंद करना है, एक ही दिन में बंद करने का प्रस्ताव आ गया और सरकार ने जहाँ पे पुनर्स्थापन करने के लिए कहा है वहाँ पर कोई बहुत कुछ काम हुआ ही नहीं है। वहाँ पर किसी प्रकार की फैसिलिटी ही नहीं है कि वहाँ पर अपना कारखाना चला पाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो कारखाने बंद होने से प्रभावित लोग हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं मजदूर या वहाँ के जो मालिक हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यह है कि उनकी रोजी रोटी छिन रही है, उनका आय का स्रोत खत्म हो रहा है। और दूसरी चीज़ सरकार की भी गलती है कि नगर निगम जानते हुए भी उनको लाइसेंस क्यों देता रहा कि वो गैर कानूनी है। ठीक है, और अगर उन्होंने पुनर्स्थापन की, वहाँ से उनको शिफ्ट करने की जब व्यवस्था की तो वहाँ पर भी जहाँ पर वो शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी कोई फैसिलिटी देनी चाहिए ना, ताकि वो अपने कारखाना को सही तरीके से चला सके। तो इस तरह से न्यूज़ को एक पक्ष में दिखाया जाता है, यहाँ पर सरकार का पक्ष दिखाया जा रहा है और यहाँ पर उन कारखाने वाले लोगों का पक्ष दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से न्यूज़ बायस होती है। ठीक है, और क्या होता है कि जो संतुलित रिपोर्ट होती है उसमें किसी भी विषय के हर दृष्टिकोण को दिखाया जाता है। अगर यही न्यूज़ दोनों को मिक्स करके दिखाई जाती, एक ही आर्टिकल में दोनों चीज़ें होती, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक संतुलित रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संतुलित रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि हर एक जो भी मुद्दा है उस मुद्दे के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डिटेल में लोगों के सामने रखे जाते हैं और लोगों के ऊपर अपना कोई राय थोपी नहीं जाती है। वो उस चीज़ को समझ के फ्री होकर अपनी राय स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं संतुलित रिपोर्ट। जैसे मान लो कि हम लोगों को कोई क्वेश्चन मेंस में लिखने के लिए आता है, यूपीएससी या यूपीएससी या पीसीएससी में मेंस में हम लोगों को कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। मान लो किसी मुद्दे को विश्लेषित करने के लिए दिया जाता है, तो विश्लेषण क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ के पॉजिटिव चीज़ें भी बताएं और निगेटिव चीज़ भी बताएं और दोनों को तार्किक रूप से विश्लेषित करते हुए हम लोग जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो इनका पॉजिटिव नोट जो भी निगेटिव है उसको संतुलित करना है, उसको सही करना है और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर लिखने चाहिए। उसी तरह से हमें रिपोर्ट भी उसी तरह से पढ़नी चाहिए। जब भी हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको उसको एनालाइज करना चाहिए कि उसमें कौन सी चीज़ हमें बताई जा रही है और कौन सी चीज़ जानबूझकर छिपाकर हमारा विचार, हमारी भावनाओं को बदला जा रहा है। ठीक है, अब संतुलित रिपोर्ट क्यों नहीं न्यूज़ संचार माध्यम लिख पाते उसके बारे में देखते हैं। संतुलित जो रिपोर्ट है वो संचार माध्यम स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। संचार माध्यम जो है वो कितने फ्री हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो बैलेंस रिपोर्ट देते हैं या नहीं। अब फ्री होने का क्या मतलब है, अगर उनके जो संचार माध्यम है वो कौन सी न्यूज़ देंगे या नहीं देंगे
उस पे कोई उनको ये बोलता है कि आपने ये वाली न्यूज़ देनी है या ये न्यूज़ नहीं देनी है, अगर उनको कहीं से कोई डायरेक्शन मिल रहा है, कोई उनको निर्देशित कर रहा है, तो फिर वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। और समाचार को कोई नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको इफेक्ट हो रहा है उसका, तो फिर वो नियंत्रित नहीं है, उनको नहीं बोला जा सकता कि वो स्वतंत्र माध्यम है, ठीक है। लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र ये कहता है कि अगर स्वतंत्र माध्यम नहीं है तो जनता का द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो संचार माध्यम द्वारा जो दी गई जानकारी है, जानकारी के आधार पर ही हम लोग निर्णय लेते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, उनको दोबारा चुना जाए या उनको हटाया जाए, ठीक है। इसलिए जो जानकारी हमें मिलती है वो विश्वसनीय होनी चाहिए और न्यूट्रल होनी चाहिए, मतलब उसमें दोनों पक्षों को सही तरीके से विवरण दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब फैक्ट क्या है? फैक्ट वास्तव में क्या है कि संचार माध्यम फ्री है ही नहीं, ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको उन पर सबसे पहली चीज़ की सरकार का नियंत्रण होता है। कौन सी न्यूज़ सरकार अलाउ करना चाहती है पब्लिक को, वो सरकार उस पर किस पार्ट को हटाना चाहती है वो कर सकती है। जैसे मान लो कि न्यूज़ में कुछ पार्ट उन्होंने सरकार ने बैन कर दिया कि आप नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। या फिर किसी फिल्म का कोई दृश्य है, कोई सॉन्ग है, उस अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया, तो अगर ऐसा करती है तो उसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है कि सरकार ने उनको सेंसरशिप लगाई है। तो जब इमरजेंसी लागू हुई थी इंडिया में 1975 और 77 के बीच, इंदिरा गांधी के काल में, तो उस समय ये था कि समाचार चैनल जो थे या समाचार जो अखबार वाले थे, उन पे कौन सी न्यूज़ वो डिक्लेयर करना है उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बिना वो डिक्लेयर नहीं कर पाते थे, ठीक है। सरकार यद्यपि, अब ये बताया गया कि फिल्मों पर तो कंटिन्यूसली सेंसर रहता है, लेकिन न्यूज़ चैनल पे भी बहुत कम, अभी पूरी तरह से उतना कंट्रोल नहीं रहता सरकार का कि वो सेंसर लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यूज़ चैनल हैं वो संतुलित रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और ये ना दे पाने में वो क्यों आगे रहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस पर जो रिसर्च कर रहे हैं, जो मतलब संचार माध्यम पर जो लोग रिसर्च करते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होता है। नियंत्रण होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको धन की आवश्यकता होती है और विज्ञापनों पर निर्भरता होती है कि उन्हीं से उनकी कमाई आती है, और जिनसे उनको विज्ञापन मिलते हैं वो उनके खिलाफ लिखना, उनके विरोध में लिखना उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि अगर विरोध में लिखेंगे तो उनको विज्ञापन नहीं मिलेंगे, और विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, जिससे वो अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पाएंगे। और दूसरा एक चीज़ ये है कि उनको भी अपना कंटेंट जो है रुचिकर बनाना पड़ता है, ठीक है। कंटेंट रुचिकर बनाने पे वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को छुपाएंगे, कुछ चीज़ों को हटाएंगे, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आता है टीआरपी का, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी कमाई बढ़ती है। तो वो न्यूज़ को मॉडिफाई करके अपने हित में देखते हैं, जिससे कि लोग उनको देखें, और इससे एक ही पक्ष पे ध्यान मोड़ना आसान हो जाता है किसी भी जन समुदाय का, ठीक। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये टीवी चैनल कैसे करता है। टीवी चैनल हमारे थॉट को, हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करता है। जैसे हम लोगों ने आजकल देखा है कि टीवी में 50 कार्यक्रम आते हैं, जैसे कि सास कभी बहू थी, पारिवारिक धारावाहिक, खेल कौन बनेगा करोड़पति और बिग बॉस और ये सब। तो ये इनके साथ ही हमारा विज्ञापन भी आते रहते हैं, ठीक है। ये विज्ञापन बहुत ही महंगा होता है, जैसे हम लोगों ने बताया कि डिस्कस किया कि 10 सेकंड के लिए हमें 1000 से लेके 1 लाख तक भी पे करना पड़ता है व्यापारिक संस्थानों को। तो अब टीवी क्या करती है, हमें हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में दिखाती है जो ज़्यादातर देखेंगे कि आपको टीवी में हमेशा लाइफ स्टाइल जो दिखाई जाएगी कि वो लोअर क्लास या गरीब लोगों को नहीं दिखाया जाएगा, उसमें हाई लेवल जो अमीरों को ही ज़्यादातर दिखाया जाता है। तो टीवी क्या करती है कि हमारे दृष्टिकोणों को, हमारे विश्वासों को, हमारे जो विचार हैं और हमारे मूल्यों को परिवर्तित करती है, ठीक है। और हमें ऐसा एहसास दिलाती है कि टीवी में ही जो चीज़ें चलती हैं वही वही दुनिया है। जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीवी पर पर्दे पर जो भी चीज़ें हमें दिखाई जा रही है वो हमें केवल एंटरटेनमेंट, हमारा मनोरंजन के लिए है, ठीक है। टीवी पर जो दिखाए जाने वाले जो फिल्म स्टार हैं, जो सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं और जो अमीर लोग हैं, जिनका जो लाइफ स्टाइल है, केवल उतने ही लोग नहीं हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें ये टीवी जो है एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है, हम उससे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और उस पर प्रश्न भी उठा सकते हैं, और हमें उठाना भी चाहिए। हमें बिल्कुल फिर ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो चीज़ टीवी में दिखाई जा रही है वो पूरी तरह से सही ही है और ऐसी ही होती है, ठीक है। अब न्यूज़ चैनल जो है वो अपनी न्यूज़ का, अपने जो समाचार है उसका ड्राफ्ट कैसे तय करते हैं, उसका मसौदा कैसे बनाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखानी चाहिए, कौन चीज़ें हमें नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी समाचार जो संचार माध्यम होते हैं वो तय करते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, एनुअल फंक्शन, तो बहुत ही कम संभावना है कि उसको दिखाया जाए, लेकिन अगर उसका कोई चीफ गेस्ट, कोई बहुत बड़ा स्टार आया या फिल्म अभिनेता आ रहा है, तो फिर संभावना है कि उसको न्यूज़ में दिखाया जाएगा फ्रंट पेज पे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें दिखाकर, कुछ चीज़ें छिपाकर वो हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को, हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं,
ठीक है, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण जो प्रभाव डालने वाले हमारे विचारों को निर्मित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए संचार माध्यम के द्वारा ही हमारे विचार काफ़ी हद तक तय किए जाते हैं। अब जैसे एक न्यूज़ है कि अभी हाल ही में जो संचार माध्यम जो सोशल जो मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडिया है, उसने एक न्यूज़ निकाली थी कि जो कोला पेय है उसमें कीटनाशकों का स्तर जो है, कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर से बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक, अब ये न्यूज़ जो है उन्होंने सरकार के प्रभाव के बावजूद भी जारी की। कीटनाशकों का अत्यधिक जो मात्रा में होने का रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की और उन्होंने इस तरह से बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता या सुरक्षा मापदंडों के अनुसार उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक उन्होंने ये न्यूज़ दी। तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि ऐसा है, लेकिन उन्होंने न्यूज़ दी, उसकी वजह से ही हमें ये समझ में आया, या हमारे ध्यान में भी आया कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन कई बार हम लोगों ने ऐसी घटनाएं भी देखी हैं संचार माध्यम की, उन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उन पे अपना ध्यान आकर्षित करने पे असफल रहते हैं। जैसे भारत में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, प्रतिवर्ष हजारों लोग जो स्वच्छ पानी ना मिल पाने की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, फिर भी संचार माध्यम जो कम्युनिकेशन मीडियम है उसमें बहुत सारा, मतलब बहुत ही कम इन बारे में चर्चा दिखाई देती है। अब देखिए, एक जो सुप्रसिद्ध जो पत्रकार हैं वो लिखते हैं कि कैसे जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, उनको नया रूप आकार देकर डिज़ाइनर जो हैं फैशन वीक में, जो वहाँ के जो रिच पीपल हैं उनके समस्त जब नए वस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं, ये सब दिखाकर वो न्यूज़ चैनल के जो फ्रंट पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर एक न्यूज़ जो है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता कि उसी हफ्ते में मुंबई में जो अनेक झोपड़पट्टियाँ हैं उनको गिरा दिया गया ताकि वो अनधिकृत रूप से बसाए गए थे, इस वजह से उनको हटा दिए, तो उनके बारे में नहीं दिखाया गया क्योंकि उनसे उनको कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि संचार जो स्थानीय संचार माध्यम है वो उत्पन्न हो गया। संचार माध्यम के जो छोटे मोटे मुद्दे पर अगर रुचि नहीं ले रहे थे, नहीं लेने के कारण क्या होता है कि साधारण लोग भी, जो जिनका संबंध साधारण लोगों और जीवन से है, तो वो अपना खुद का एक स्वयं स्थानीय समूह लोग मिलकर अपना खुद का इस संचार माध्यम शुरू कर देते हैं। इससे भी बहुत एग्जाम्पल ऐसे बताए गए हैं, जैसे कि कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्यों के बारे में बताते हैं, उनको बीज और उर्वरकों के बारे में बताते हैं, कब उनको फसल बोनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। और काफ़ी सस्ते में जो मिले वीडियो कैमरे हैं उनसे निर्धन जो समाज है उनके बारे में, वास्तविक स्थिति के बारे में डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ वगैरह बनाते हैं, और गरीब लोगों को फिल्म बनाने की या उनको कैमरे या तकनीकी का ज्ञान देते हैं ताकि वो खुद ही उसको यूज़ कर सकें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है महिलाओं का, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से है, जिसमें 8 दलित महिलाएं जो हैं हर 15 दिन में एक न्यूज़ निकालती हैं, समाचार पत्र निकालती हैं। इसका नाम है खबर लहरिया। ठीक है, ये स्थानीय बुंदेलीखंड भाषा में लिखित है और केवल 8 पेज रहते हैं इसमें। इसमें बेसिकली दलितों से जो संबंधित विषय हैं, स्त्रियों के प्रति जो हिंसा है, ठीक है, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि, इन सब के ऊपर रिपोर्ट वो होती है। और इनके जो मेन पाठक हैं वो क्या है, किसान हैं, स्कूल के जो टीचर हैं वो हैं, महिलाएं हैं, दुकानदार हैं, पंचायत के सदस्य हैं, जिन्होंने हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। तो इस तरह से वो अपने स्थानीय समूह के बारे में पूरी तरह से परिचित हो पाते हैं। ठीक, अब प्रजातंत्र में एक नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि उन्हीं संचार के माध्यम से हम सरकार के कामों के बारे में परिचित होते हैं और सरकार को अपनी समस्याएं परिचित कराते भी हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि संचार माध्यम कभी कभी हमारे कुछ बातों को जो उनको दिखाना है, जिससे वो हमारी सोच परिवर्तित करना चाहते हैं, उससे हमारे कभी कभी वो एजेंडा, हमारा जो मकसद है वो परिवर्तित कर सकते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम से किसी भी घटना को छापने से रोक सकती है, जिसको सेंसरशिप कहते हैं। आजकल संचार माध्यम जो है, व्यापारी हैं उनसे घनिष्ठ संबंध होने के कारण वो संतुलित रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करना कठिन है, ये भी डिस्कस हो चुका है पहले से। ठीक, तो इस तरह से जैसे कि मैंने बोला कि जब भी कोई आप न्यूज़ या रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन सी आवश्यक जानकारी हमें नहीं दी जा रही है, और यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है। वो सरकार के दृष्टिकोण से लिखा गया है कि या जिन लोगों की समस्याएं हैं उनके दृष्टिकोण से लिखा गया है, या फिर संतुलित दृष्टिकोण है। जो चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही है, क्या उसमें कुछ इनका कुछ हिडन कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं दी जा रही हैं, उसको हमें जानना चाहिए। ठीक है, और आपने देखा होगा सामाजिक विज्ञापन किसको कहते हैं। सामाजिक विज्ञापन बेसिकली क्या होता है कि सरकार या कोई निजी संस्थान ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्षय कुमार का एक ऐड आता है सैनिटरी पैड का, ठीक है, जो विमेन का जो सुरक्षा है, हेल्थ सुरक्षा है, उसके बारे में एक मैसेज देता है। ठीक है, तो ये एक सामाजिक विज्ञापन है जो समाज में बदलाव लाने के संदेश के प्रसारित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से संबंधित विज्ञापन है। सतर्कता ही संरक्षा का आधार है।
ठीक है। तो इस तरह से ये संचार कंटिन्यू होता है। और यहाँ पर ये देखिए, जैसा मैंने बताया था ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से, कि बड़े व्यापारिक संस्थान क्या करते हैं, ये इनके कुछ रेडियो, टीवी चैनल, समाचार पत्र के मालिक हैं, तो ये अपने विज्ञापन को देते हैं। संचार माध्यम उन्हीं विज्ञापनों को बढ़ाता है, जिससे पाठक और श्रोता उन जो विज्ञापन में जो उत्पाद हैं उनको खरीदते हैं और फिर से वापस पैसा उन्हीं बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पास चला जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।